आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, कोरोना का संकट आने के बाद यह वर्चुअल रैली का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने देश के कार्यकर्ताओं से और देश की जनता के साथ संवाद करने के लिए यह प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि अब भारत की राजनीति डिजिटल दुनिया की ओर प्रस्थान कर चुकी है। पहले हम लोग सीधे सार्वजनिक सभाओं में संवाद करते थे, आंख से आंख मिलती थी, फेशियल एक्सप्रेशन भी पढ़ने का अवसर प्राप्त होता था, लेकिन यह वर्चुअल रैली में संभव नहीं है। फिर भी संवाद का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है और यह वर्चुअल रैली का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। मैं आगे कुछ कहने के पहले मैं जम्मू कश्मीर के उन सारे शहीद हुए अपने सेना, सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की स्मृति को नमन करता हूं। और यहीं पर कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता की जिस तरीके से कायराना हमला करके हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, बहनों भाइयों, मैं उन अजय पंडिता की स्मृति को ही मैं नमन करता हूं। जम्मू के कार्यकर्ताओं को और जम्मू की जनता को संबोधित करने के लिए भी मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा को भी नमन करना चाहता हूं और साथ ही नमन करना चाहता हूं कश्मीर घाटी के बारामूला क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को, जिन्होंने 1947 में कश्मीर में भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपने 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। जैसा आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी बतलाया, यह मोदी जी के कार्यकाल का यह पहला वर्ष है, दूसरे कार्यकाल का यह पहला वर्ष है। तो पार्टी ने यह तय किया और हमारे पार्टी की यह परंपरा भी है, यह हम सरकार में होते हैं तो 1 साल पूरा हो जाने के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी प्रगति की रिपोर्ट लेकर, अपना लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच सीधे जाते रहे हैं। लेकिन सीधे नहीं जा पा रहे हैं, तब वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का मैं 5 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, बहुत ही संक्षेप में आगे उनकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और जहां पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं, वहीं पर एक बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी चुनौती भारत को ही नहीं बल्कि सारी विश्व को झेलनी पड़ रही है। वह है कोविड-19 की, यानी कोरोना की चुनौती। यह बहुत बड़ी चुनौती है और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी कि दुनिया के कई विकसित देश इस कोविड-19 के कारण वह लड़खड़ा गए, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ब्राजील रहा हो, चाहे स्वीडन रहा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में इस कोविड के संकट को जिस चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, सारे देश ने उस लॉकडाउन का पालन एक अनुशासन पर्व की तरह किया है। बहनों भाई, यदि हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की यह घोषणा न की होती तो भारत की क्या स्थिति होती, हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। और पीएम मोदी जी ने कोरोना की दस्तक होते ही इस देश को इस संकट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया और हमारी सरकार द्वारा जो भी इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा जो काम हुए हैं, उसकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भूरी प्रशंसा की है। अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को भी हमने इस बीच मजबूत किया है।
पीपी वेंटिलेटर्स, पीपी वगैरह जो भारत में बनती नहीं थी, वह बनाने का, बड़ी संख्या में बनाने का सिलसिला प्रारंभ किया है। और केवल पीपी का यूज हम भारत में कर रहे हों ऐसा नहीं है, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इस संकट की घड़ी में जो परफॉर्मेंस रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि गोवा के बाद सबसे अधिक टेस्टिंग रेशियो यदि किसी यूटी का रहा है तो जम्मू कश्मीर का रहा है। इसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा उस धारा 370 की, 35A की। लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात करती है, 35A को समाप्त करने की बात करती है, केवल जनता का वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लाती है। और कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं को भी यह लगता था कि शायद हम धारा 370 और 35A को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब जो हमने कहा था, अवसर मिलते ही, भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने उस काम को पूरा कर दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। यानी हम जो कहते हैं वह करते हैं। आजाद भारत की राजनीति कि यदि कोई समीक्षा करे, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि आज के कुछ वर्षों पहले लोग ये कहते थे, राजनीतिक पार्टियां, नेता आश्वासन जनता को बहुत देते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हम भारत की राजनीति में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी किसी भी सूरत में नहीं पैदा होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है और उस संकल्प को धारा 370 समाप्त करके हम लोगों ने पूरा किया है। सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर ही इस काम को हमने पूरा किया है। किसी ने कहा है कि मोदी, दर्द की रात गई, गम का खजाना भी गया, मोदी तेरे हिम्मत से यह दाग पुराना भी गया। बहुत पुराना दाग था धारा 370 का मित्रों, वह समाप्त हो गया। पहले जब कभी भी, मेरे दोस्तों, आपको याद होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जम्मू कश्मीर का सवाल खड़ा होता था, धारा 370 का सवाल खड़ा होता था, ज्यादातर देश पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, भारत के साथ ज्यादातर देश खड़े नहीं होते थे। ऐसे बिरले कुछ ऐसे देश होते थे, और विशेष रूप से रूस, जो कि भारत के साथ खड़ा होता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई है कि इस बार आज दुनिया के देशों में अन्य देशों का समर्थन तो प्राप्त हो ही रहा है, अब मुस्लिम देशों का भी बड़ी संख्या में हमको इस मुद्दे पर समर्थन प्राप्त हुआ है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय है। हम कुछ देशों को छोड़ दें, मलेशिया हुआ, तुर्की हुआ, इन देशों को छोड़ दें तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के मुस्लिम देशों का भी हमको समर्थन प्राप्त हुआ है। पहले आपको याद होगा कि कश्मीर में कश्मीर की आजादी को मुद्दा बनाकर आंदोलन होते थे, तो आंदोलन में बराबर कश्मीर का जो अपना झंडा था वह कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता था, बल्कि पाकिस्तान और आईएसआईएस का झंडा वहां पर फहरते हुए हम सबको दिखाई देते थे। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अब कश्मीर में भी ये दिखता है, यदि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब यही कश्मीर की धरती पर भी हमको दिखता है। और मैं यहां इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा, अपने श्रद्धेय नेता
अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। कश्मीर के प्रश्न पर वह कहते थे कि हम कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत में विश्वास करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम आज भी इसी सिद्धांत पर कायम हैं। हमारी नजर में कश्मीरियत में हजरत बल भी है और हमारी नजर में कश्मीरियत में बाबा अमरनाथ भी हैं, यानी हमारे बर्फानी बाबा भी हैं। बहनों भाइयों, बहुत बड़ा काम इस सरकार ने 1 वर्ष के अंदर किया है। अब तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, जम्मू के लोग इस हकीकत को जानते हैं कि अब भारत सरकार के जितने भी कानून होंगे अब जम्मू और कश्मीर में भी प्रभावी तरीके से लागू होंगे। सफाई कर्मियों को, वाल्मीकि समाज को किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा था, यह आपको मैं बतलाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा जम्मू और लद्दाख की भी। जम्मू और लद्दाख के लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत सारी इसके पहले की भी सरकारें कश्मीर को ज्यादा महत्व देती हैं, जम्मू और लद्दाख इन दोनों की उपेक्षा करती हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अब मौसम बदल चुका है। मैं कहना चाहूंगा अब मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा, मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान, टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं, अब टेम्परेचर बतला रहे हैं मुजफ्फराबाद की और गिलगित की। इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, 370 हटने के बाद 1-2 नहीं, जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलने के लिए, उसकी तस्वीर को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मुझे यहां तक याद है लगभग 50 बड़े काम 30 दिनों के अंदर ही सरकार ने घोषित किए हैं। और मित्रों, मैं कह सकता हूं आगामी 5 वर्षों में हम लोगों की कोशिश है जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की तकदीर कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे पीओके के लोग भी कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते। या पीओके के लोग भी यह आपसे रश्क करते। आगे क्या होगा, प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों। पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा। हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमारा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में पहले 2013 में दुनिया के 9वें स्थान, दुनिया के देशों में 9वें स्थान पर हमारा भारत खड़ा था। लेकिन 5 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया कि हमारा यह भारत 9वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। हमसे यदि कोई पूछे तो हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हों कि हमारा यह भारत आगामी कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। आप भी यह सोचेंगे कि कोरोना के संकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, कैसे यह काम हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी। देर नहीं लगाई, कई कदम उठाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़े। और इतना ही नहीं,
हमारे देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिल सकें। ऐसे कई कदम उठाए। एमएसएमई सेक्टर, सर्वाधिक रोजगार इस सेक्टर में लोगों को प्राप्त होता है। अब मध्यम, लघु और इन सब सारे उद्योगों की, इस लघु और इन सूक्ष्म, इन उद्योगों की परिभाषा बदल दी। इतना ही नहीं बल्कि उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का भी यह प्रोविजन कर दिया। और यह भी कर दिया कि 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर होगा तो उस टेंडर में कोई विदेशी भाग नहीं लेगा। यह भी हमारी सरकार ने एक मुकम्मल व्यवस्था कर दी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। और बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आगामी कुछ वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यह सब सारा सिलसिला भी भारत के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। किसी मंत्रालय का सर्वाधिक यदि बजट यदि होता है तो रक्षा मंत्रालय का बजट होता है। और लंबे समय से बहुत सारे हथियार, बहुत सारे सेना के लिए साजो सामान हम दुनिया के दूसरे देशों से बराबर इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है, दुनिया के दूसरे देशों से आयात करने का, इंपोर्ट करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए, बल्कि भारत दुनिया में एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाना चाहिए। और यह सिलसिला भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। रक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के बीच ज्वाइंटनेस लाने के लिए 15-20 वर्षों से यह मामला अधर में लटका हुआ था। कोई सरकार फैसला नहीं कर पा रही थी। हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए चटपट यह फैसला कर दिया और सीडीएस की हमारे यहां नियुक्ति हो गई। बहनों भाइयों, रक्षा की दृष्टि से भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा भारत सुरक्षित है, मैं कहना चाहता हूं। राफेल का नाम आपने सुना होगा। राफेल लेने में गया था। राफेल बहनों भाइयों जुलाई में आ रही है। हमारे वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हम ताकत यदि बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को डराने के लिए ताकत नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी रक्षा की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, किसी को डराने की नहीं है। बहुत सारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट बन गया। हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने जिस तरीके से इसको पेश किया भारत की संसद में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लेकिन बराबर इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश लोगों के द्वारा की गई। यहां के अल्पसंख्यक समुदाय की नागरिकता को समाप्त करने की यह साजिश है। बहनों भाइयों, दृढ़ता के साथ हम लोगों को बोलना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं होने पाएगी, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं यदि वह भारत आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। किसी की नागरिकता को समाप्त करने का यह प्रोविजन नहीं है। राम जन्मभूमि, इस फैसले के बारे में भी आप जानते हैं, कोर्ट के माध्यम से यह फैसला आ गया। अब यह मुराद भी हम लोगों की अब पूरी होने जा रही है। तलाके बिद्दत, 3 तलाक कानून, उसको भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि भारत की ताकत, भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि अब G7 देशों में भी भारत को शामिल करने का निमंत्रण हमको जो है प्राप्त हो गया है। यह है भारत की प्रतिष्ठा। यह दुनिया के देशों में बड़ी है। इस समय भारत और चाइना के बीच भी एक विवाद चल रहा है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत चीन सीमा पर लद्दाख में क्या हो रहा है। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष की अहमियत को भी हम समझते हैं।
हम उनका सम्मान करते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम यह बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत मजबूत हुआ है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत की ताकत बड़ी है बहनों भाई, लेकिन इस ताकत से हम किसी को डराना नहीं चाहते। यह सब हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा, जनता के साथ सीधा संवाद बनाकर रखिए। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में जो कुछ भी किया है, यह संदेश लेकर हमको गांव-गांव जाना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस समय जन जन तक पहुंचना यह बहुत कठिन काम है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क जरूर लगाएं। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं से भी और जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि यह संकट की घड़ी कोरोना के कारण जो पैदा हुई है, कब समाप्त होगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हम करते रहें और हम अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं। यही अपील करते हुए और पुनः आप सबको विश्वास दिलाते हुए कि भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।